एपिसोड 651 टू 660। अध्याय 651 161 राष्ट्रीय आदर्श वास्तव में योग्य अंडरस्कोर 7। यूनिया ने आज्ञाकारी ढंग से अपना स्मार्टफोन सौंप दिया, लेकिन वह केवल बिस्तर पर लेटी रह सकती थी। वास्तव में यह बहुत ही उबाऊ था। इसके बाद यान्यान ने सुझाव दिया, क्यों न मैं इस युवती को एक लेख पढ़कर सुनाऊं। यूहा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा विचार है। हालांकि यान्यान ने 2 वाक्य पढ़ते ही नींद आ गई। वह आवाज वाकई नींद लाने में बहुत कारगर थी। सरकार ने तूफान से बचाव के लिए पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए थे, और हालांकि यह भयंकर था, इसने शहर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। बेशक एक के बाद एक ढहने वाली कुछ घटिया आवासीय इमारतों को छोड़कर कोई हताहत नहीं हुआ। तूफान के चले जाने के बाद 3 दिनों तक भारी बारिश हुई, और चौथे दिन भोर में सूर्य की एक किरण बादलों को चीरती हुई निकली, जिससे जमीन रोशन हो गई और शहर में रोशनी लौट आए। अंगड़ाई लेते हुए यूनिया बिस्तर पर बैठ गई, और यान्यान दरवाजे के बाहर से जल्दी से अंदर आए। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं अब ठीक हूँ, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, मैं बगीचे में टहलने जाना चाहती हूँ। ऐसा भी नहीं चलेगा, इस समय तुम एक विशाल पांडा से भी ज्यादा कीमती हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे प्रशंसक मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यान्यान ने कहा और मुड़कर व्हीलचेयर को धकेलते हुए तेजी से बाहर निकल गई। यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह लड़की बस जिद्दी थी। यूनिया पहली बार व्हीलचेयर पर थी, और जब यान्यान उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, तो यूनिया ने कहा, मैं पैदल नीचे उतरूंगी। यान्यान तुरंत नीचे झुकी और उसे व्हीलचेयर से उठा लिया। यूनिया अविश्वास से भरी नजरों से सामने खड़ी महिला को देखती रही। हे भगवान, वह उसे इतनी आसानी से उठा रही थी जैसे कोई कपड़ा पकड़े हो, बिना किसी कठिनाई के। यूनिया को एहसास हुआ कि वह इस लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। ये लड़की जो एक छोटे सफेद खरगोश की तरह कोमल और नाजुक दिखती थी, वास्तव में उसके अंदर एक ऐसा ही खतरनाक पहलू भी था। तुम यूनिया सदमे में हकलाते हुए बोली। वह यूनिया से भी छोटी थी, उसकी बाहें पतली थीं, फिर भी उसने बिना किसी चिंता या हिचकिचाहट के यूनिया को सीढ़ियों से नीचे उतारा। एक नन्ही सफेद खरगोश जैसी सूरत के पीछे एक मजबूत इरादों वाली लड़की का दिल छिपा था। इस तीव्र विरोधाभासी आकर्षण ने उसे असाधारण रूप से आकर्षक बना दिया था। यान्यान ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़कर अपने सफेद दांतों की कतार दिखाते हुए कहा, मैडम, मैंने आपको डरा दिया है ना? मैं बचपन से ही बहुत ताकतवर रही हूँ। जब लोग सोचते थे कि मुझे धमकाना आसान है, तो वे हमेशा मुझे धमकाने की कोशिश करते थे। मैं सीधे उन पर मुक्का मारती थी और उन्हें बेहोश कर देती थी। हाँ, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दिखने में कमजोर होने के बावजूद मैं असल में काफी ताकतवर हूँ। यूनिया को एहसास हुआ कि पहली मुलाकात में उससे भी गलतफहमी हो सकती है। पहली मुलाकात में ही वह इस लड़की के मजबूत इरादों को कैसे नहीं देख पाई थी। यूनिया को लिविंग रूम में सोफे पर बिठाने के बाद यान्यान आसानी से व्हीलचेयर को नीचे लाते हुए फिर से ऊपर की ओर भागी। ये दृश्य कुछ हद तक हास्यास्पद था। रसोई से बाहर आते हुए आंटी स्तब्ध रह गईं। यान्यान, क्या तुम यान्यान हो? यान्यान ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, ली आंटी, आपने मुझे पकड़ लिया। हे भगवान, कहीं तुम पर किसी का साया तो नहीं चढ़ गया। आंटी ली पास आई और उसके चारों ओर घूमने लगी। उन्हें इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। यह असली है और नकली साबित होने पर इसे वापस किया जा सकता है। ये वास्तव में यान किंगशी यान्यान है। इन दिनों यान्यान के घर के नौकरों के साथ बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। वह सबसे आसानी से बात कर लेती थी, जिससे पता चलता था कि उसके रिश्ते कितने अच्छे थे। यहाँ तक कि चतुर चाची ली भी उसे बहुत पसंद करती थी। यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं भी इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि यह खूबसूरत युवती वास्तव में यान्यान ही है, लेकिन उसकी सख्त लड़की वाली विशेषताएं अनजाने में सामने आ गई हैं। चाची ली, अब से उससे और अधिक काम दीजिए ताकि उसकी जन्मजात क्षमता व्यर्थ न जाए। यान्यान ने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मिस, आप बहुत निर्दयी हैं। बगीचे में फूल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, शायद ही कोई पौधा बचा हो। ये जगह कभी युनशु का इलाका हुआ करती थी, जहां वह अपने सभी पसंदीदा पौधों की देखभाल करती थी, और यहां तक कि कुछ महंगी किस्में भी इस आपदा से नहीं बच पाईं। मिस, एक नजर डालिए। यान्यान ने पास ही में फूलों के एक गुच्छे की ओर इशारा किया, जहां एक अकेला ऑर्किड हवा के विपरीत ऊंचा खड़ा था। आसपास के टूटे हुए फूलों के बीच राजसी और एकाकी, महान और सुगंधित पन्ना रंग की पंखुड़ियों पर अभी भी ओस की बूंदें थीं, और सुबह की पहली धूप में वे शानदार ढंग से खिल उठीं, जीवन की सुंदरता का स्वागत करते हुए।
यह 8 प्रसिद्ध सिम्बिडियम ऑर्किड में से एक है, मई किरण, जो युन शू की पसंदीदा किस्म है। ये बहुत सुंदर है, यान्यान ने कहा। युनया ने व्हीलचेयर को घुमाकर उस खूबसूरत और भव्य ऑर्किड को निहारा और अपने होठों को हल्का सा सिकोड़ा। ये वाकई खूबसूरत है, उसने कहा। अचानक उसने हाथ बढ़ाया, फूल को जड़ से उखाड़ दिया, उसकी पंखुड़ियों को अपनी उंगलियों के बीच मसलकर मिट्टी में मिला दिया, जिससे केवल उनकी सुगंध ही रह गई। मिस, आपने इसे बाहर क्यों निकाला? यान्यान ने घबराकर चिल्लाया। युनया ने सहजता से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान हमेशा की तरह खूबसूरत और सुरुचिपूर्ण थी, फिर भी किसी अज्ञात कारण से इसने यान्यान को थोड़ा भयभीत कर दिया। इतनी कम उम्र की लड़की को देखकर वह थोड़ी डर गई थी। हर कोई ऑर्किड की श्रेष्ठता की प्रशंसा करता है, लेकिन क्या तथाकथित श्रेष्ठता वास्तव में अपने साथियों से पोषक तत्व लेकर प्राप्त की जाती है? बाकी सब तो मर चुके हैं, केवल यही जीवित है, वाकई बहुत श्रेष्ठ है, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लगाया था जिससे वह नफरत करती थी। उसे अपनी पसंदीदा चीजों के प्रति एक अकथनीय नापसंदगी महसूस हुई। युन शू, ये व्यक्ति और उसके द्वारा छोड़ी गई छाप आज से उसके जीवन से पूरी तरह मिट जाएगी। अध्याय 652, 162 षड्यंत्र की योजना बनाना, हृदय में घृणा उत्पन्न करना। इन दिनों में यान्यान जी युन्या के स्वभाव का लगभग 50 से 60% समझ पाई थी, लेकिन बाकी बातें धुंध में छिपे फूलों की तरह अस्पष्ट थीं। उदाहरण के लिए, अभी वह उसकी मुस्कान या उसकी आंखों के भाव को समझ नहीं पा रही थी। बाहरी दुनिया उसकी सुंदरता की तारीफ करती थी, उसके चरित्र से प्रभावित थी और उसके आकर्षण में खो जाती थी, क्योंकि वे केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की गई उसकी सबसे परिपूर्ण छवि से ही परिचित थे। हालांकि वह सौभाग्य से उसके करीब आ सकी, फिर भी जैसे जैसे उनका संपर्क बढ़ता गया, उसके चारों ओर धुंध और भी घनी होती चली गई। चलो वापस चलते हैं। युनया ने अपना कोट उठाया और वापस जाने के लिए अपनी व्हीलचेयर को मैन्युअल रूप से घुमाया। यान्यान जल्दी से व्हीलचेयर को धकेलने के लिए आगे बढ़ी। नाश्ते की मेज पर मियाओ मियाओ नींद में और खोई हुई लग रही थी। युनया ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, कल रात अच्छी नींद नहीं आई? मियाओ मियाओ ने अपना सिर हिलाया, एक पर्चा निकाला और उसे जियांगजोउ सिटी यूथ पैलेस में आयोजित होने वाली बच्चों की कला प्रतियोगिता के पंजीकरण विवरण दिखाए, जिसकी अंतिम तिथि 1 सप्ताह दूर थी। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? मियाओ मियाओ ने सिर हिलाया, उसे चित्रकारी करना अच्छा लगता था और इस क्षेत्र में उसमें वास्तव में प्रतिभा थी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में पंजीकरण कराने ले चलूंगा। मियाओ मियाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। खाना खाने के बाद युनया आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गई। दूसरी ओर मियाओ मियाओ को कुछ साथी मिल गए और वह और यान्यान साथ खेलने लगे। एक नज होने के नाते यान्यान में बहुत धैर्य था। शुरू में मियाओ मियाओ को उसके साथ बातचीत करने में थोड़ी झिझक होती थी, लेकिन यान्यान के सख्त स्वभाव के कारण, जो उससे चिपकी रहती थी, वह समय के साथ सहज हो गया। एक बार जब वे एक दूसरे से घुल मिल गए तो उसे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। वह चुपचाप उसके साथ बैठकर पहेलियां सुलझाती थी और वह उसकी सांकेतिक भाषा समझ सकती थी। शुक्र है कि यह उसके कान, नाक और गले के विभाग में काम करने के अनुभव के कारण संभव हुआ, जहां वह कई मूक बधिर लोगों के संपर्क में आई थी और समय के साथ इसमें निपुण होती गई थी। युनया धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट को पकड़कर खड़ी हुई और बालकनी में चली गई। उसने चमकीली धूप में नहाए शहर को देखा। तूफान के कारण छाई धुंधली उदासी अब छंट चुकी थी। चारों ओर हरियाली और जीवंतता छाई हुई थी, पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। भाई यान 1 सप्ताह से लापता थे। इस दौरान शुरुआत में कुछ फोन कॉल के अलावा अब तक उनसे कोई खबर नहीं मिली थी। उनकी कहानी पूरे देश में जानी जाती थी। भाई यान देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के केंद्र में थे। क्या वह सचमुच इसे चूक सकते थे? क्या वह गुस्से में था या सचमुच इतना व्यस्त था? इतना व्यस्त कि शुभकामनाएं भेजने का भी समय नहीं निकाल पाया। युनया को बहुत बुरा लगा। उसने 1 हफ्ते बाद लौटने का वादा किया था, झूठा। बहुत हिचकिचाहट के बाद भी वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने पहल करके उसे फोन किया, लेकिन पता चला कि उसका मोबाइल फोन बंद था। युनया के मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। क्या भाई यान के साथ कुछ हुआ था? लेकिन इस समय वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी, और अगर कुछ हुआ भी होता तो उसे पता नहीं चलता। उसी समय दरवाजे के बाहर से आंटी ली की आवाज आए, मिस लेडी आन यहाँ हैं। चाची जून। युनया की आंखें चमक उठीं। हाँ, वह शायद आंटी जून से भाई यान के ठिकाने का पता लगा सकती थी। युनया जैसे ही बाहर जाने वाली थी, दरवाजा बाहर से खुल गया और नीले रंग की चोंगसम पहने जून जियू अंदर आई। उनकी शालीनता और गरिमा स्पष्ट झलक रही थी।
यूनिया को देखते ही वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, यूनिया, चाची को तुम्हें अच्छे से देखने दो, तुमने बहुत वजन कम कर लिया है। मेरा दिल टूट रहा है। उसकी आवाज में फटकार और चिंता दोनों के भाव थे। यूनिया मुस्कुराए, आंटी जुआंग, आप देख रही हैं ना कि मैं अब ठीक हूँ। जुआंग शियुए ने हल्के से अपना माथा थपथपाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि उस वीडियो को देखकर मैं कितनी डर गई थी? छोटी बच्ची, सच में, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? यूनिया ने स्नेहपूर्वक उसकी बांह को गले लगाते हुए कहा, तो फिर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जुआंग शियू ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, लड़की के पीले पड़े चेहरे को निहारा और धीरे से उसके पतले कंधों को सहलाते हुए कहा, चाचा यान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस बार हमें सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने पहले से चेतावनी न दी होती और उन्हें तैयारी करने का मौका न दिया होता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। अधिकारियों की पत्नियों में से एक होने के नाते जुआंग जियू में राजनीतिक जागरूकता का एक निश्चित स्तर तो था ही। अब इस पर विचार करने से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सारे लोगों के जीवन में शामिल होना कोई मजाक नहीं था। हल्के तौर पर यह किसी के करियर को प्रभावित कर सकता था, और सबसे बुरे रूप में उस समूह में लौटने पर भी व्यक्ति हमले का निशाना बन सकता था। यूनिया सचमुच यान परिवार के लिए एक वरदान थी। इस घटना के बाद जून जियुए का उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया, और यहाँ तक कि आमतौर पर चुप रहने वाले यान नानमो ने भी इस बार कुछ नहीं कहा। ये तो मुझे संयोग से पता चल गया। अंकल यान के दृढ़ निश्चय और जनता के प्रति उनकी चिंता ने ही फर्क पैदा किया। जियांगजो की जनता के लिए ऐसे ईमानदार अधिकारी का होना एक वरदान है। यूनिया ने विनम्रता से श्रेय लेने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यान नानमो की सूक्ष्मता से प्रशंसा भी की, जिससे जुआंग शियुए के मन में उनके प्रति स्नेह और प्रेम और भी बढ़ गया। यूनिया से मिली खुशी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। सौभाग्यवश यूनिया ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस बच्ची को समय से पहले अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। वरना हर कोई इस खूबसूरत बच्ची को पाना चाहता, और अगर कोई और उसे पहले छीन लेता तो उसकी जान ही चली जाती। अध्याय 653 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _2। तुम्हारे याद दिलाने के बिना तुम्हारे चाचा यान को भी यह ख्याल नहीं आता। आखिरकार ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा है। जून जियू का चीजों को तौलने का अपना तरीका था, लेकिन जब भी वह यूनिया से बात करती तो उसका पलड़ा अपने आप उसके पक्ष में झुक जाता था। वैसे आंटी जुआंग, मैंने भाई यान को हाल ही में क्यों नहीं देखा? यूनिया ने ऐसे पूछा जैसे ये कोई बात का विचार हो। ओह, वह कुछ काम से राजधानी गए हैं। आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जब मैं भाई यान को अंग्रेजी पढ़ा रही थी तब मैंने उनसे एक किताब उधार ली थी। अब जब मैंने उसे पढ़ लिया है तो मैं उसे लौटाना चाहती हूँ, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहे। यूनिया ने बहाना बनाया, क्योंकि वह जानती थी कि जून जियू इस बात की पड़ताल नहीं करेगी कि उसने वास्तव में यान सोन से कोई किताब उधार ली थी या नहीं। हो सकता है कि वह कुछ समय तक वापस न आए। भाई यान सैन्य अकादमी में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने पहले राजनीतिक समीक्षा और शारीरिक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, ये सोचकर कि इसमें केवल 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन फिर उनके तीसरे चाचा ने उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षण शिविर में भेज दिया। अभी के लिए आप ये किताब अपने पास रखिए, और जब वह लौटेंगे तो आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से वापस दे देना, जुआंग शियू ने कहा। यूनिया चौंक गई। तो बात ये थी कि भाई यान सेना में भर्ती हो गए थे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह उससे संपर्क नहीं कर पाए। खैर, उसे कम से कम पहले से बता तो देना चाहिए था। बिना कुछ कहे गायब हो जाना चिंताजनक था। अगर उसे आंटी जुआंग से अप्रत्यक्ष रूप से पता न चलता तो वह कितनी चिंतित होती। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार से मिले सबक काफी नहीं थे। यूनिया अपनी निराशा को दबा रही थी। फिर भी उसने बाहरी तौर पर इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। जुआंग शियू थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। यूनिया खिड़की के पास खड़ी जुआंग शियू की कार को जी परिवार के हवेली से जाते हुए देखती रही। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों को देखती रही। उसकी निगाहें धुंधली होती जा रही थीं। जियांगजोऊ टेलीविजन स्टेशन ने जी यूनिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार आयोजित करने की इच्छा जताई, जिसका उद्देश्य इस राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर रही हस्ती के निजी जीवन की गहराई में उतरना था। मेयर यान द्वारा मौखिक रूप से प्रशंसा किए जाने और हजारों प्रशंसकों द्वारा उत्सुकतापूर्वक देखे जाने के कारण इस कार्यक्रम से सामाजिक स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया होना तय था। टीवी स्टेशन ने सारी योजना बना ली थी और सप्ताहांत के प्राइम टाइम स्लॉट में इसे प्रसारित करने की तैयारी थी। अतिथि को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से स्टेशन के कुशल निर्देशक और निर्माता युआन पेन के कंधों पर आ गई।
आखिरकार ये सर्वविदित था कि जी यूनिया बचपन में उनके कार्यक्रम में भाग ले चुकी थी और वे उनके लिए एक तरह से मार्गदर्शक थे। संभवतः उनके लिए निमंत्रण देना आसान होता। युआन पेन ने इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं किया, तुरंत यूनिया को फोन किया और उसे साक्षात्कार के प्रस्ताव के बारे में बताया। यूनिया ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी और स्वाभाविक रूप से मना करना चाहती थी, लेकिन युआन पेन का एहसानमंद होने के कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। सीधे तौर पर प्रस्ताव को अस्वीकार करने से युआन पेन असहज स्थिति में पड़ जाता। युआन पेन को उसकी झिझक का एहसास हो गया और उसने उसे समझाते हुए कहा, ये कार्यक्रम बहुत गंभीर है, इसमें मनोरंजन का कोई अंश नहीं है। आप इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं। मैं समझती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जितना आप छिपाने की कोशिश करेगी, बाहरी दुनिया में जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाएगी। इस तरह चलते रहना ठीक नहीं है। इस बारे में सोच विचार कर लीजिए और फिर मुझे बताइए। इस पर विचार करने के बाद यूनिया ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। कार्यक्रम की आधिकारिक रिकॉर्डिंग 3 दिनों में होगी और स्टेशन उस समय आपको ले जाने के लिए किसी को भेजेगा। कुछ और बातें करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। जी यूनिया की भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद कार्यक्रम टीम ने राहत की सांस ली और कार्यक्रम के प्रवाह की योजना बनाना शुरू कर दिया। साथ ही युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इसका ऑनलाइन प्रचार भी शुरू कर दिया। जैसे ही वीवो के आधिकारिक अकाउंट पर जी यूनिया के आगामी साक्षात्कार की खबर पोस्ट की गई, प्रशंसकों और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उच्च स्तरीय और सटीक समाचार साक्षात्कारों के लिए मशहूर इस कार्यक्रम का नाम सेलिब्रिटी इंटरव्यू रिकॉर्ड था और इसकी मेजबानी उद्योग के एक शीर्ष व्यक्ति जियांग शेन कर रहे थे। इससे पहले इसमें वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों तक कई मेहमान आ चुके थे, जो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी थे और उनकी गंभीरता ऐसी थी जो दिखावटी, प्रसिद्धि के भूखे सितारों में नहीं झलकती थी। और अब अतिथि थी जी यूनिया। जहां कई प्रशंसकों ने उत्साह व्यक्त किया, वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि शो में आने के लिए उन्होंने कौन से उत्कृष्ट योगदान दिए थे। संदेह करने वाले भाड़ में जाएं। मेयर ने व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशंसा की है। क्या आपने नगर पालिका सरकार की आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट देखी है? उत्कृष्ट युवाओं के नए युग के लिए एक सकारात्मक आदर्श का शो में होना भला क्या गलत है? उनका योगदान वैज्ञानिकों या बड़े अधिकारियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए सिर्फ इसलिए उसे परेशान मत करो क्योंकि वह छोटी है। ऑनलाइन कई लोगों ने जी यूनिया का समर्थन किया, जिससे संदेह करने वालों का खंडन हुआ और धीरे धीरे यह एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में बदल गया। जू चेंगचेंग आज टीवी स्टेशन पर एक वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग के लिए आई थी, जिसमें पूरी तरह से शारीरिक खेल शामिल थे। बड़े नाम वाले सितारों को आमतौर पर कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कम प्रसिद्ध हस्तियां अक्सर मजाक का पात्र बनकर रह जाती हैं। हालांकि उन्होंने टीवी स्टेशन के अंतर्गत आने वाली मनोरंजन कंपनी के साथ अनुबंध किया था, लेकिन नई होने और कम प्रसिद्धि के कारण उनके एजेंट ने उन्हें यह मौका दिलवाया ताकि उन्हें कुछ पहचान मिल सके, एक ऐसा अवसर जिसके लिए छोटी मोटी हस्तियां तरसती हैं। अध्याय 654 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _3। कार्यक्रम में उसे अलग थलग कर दिया गया था। खेल खेलते समय भी सबसे ज्यादा उसी को परेशान किया जाता था। एकमात्र महिला होस्ट तियान तियान हमेशा खुलेआम और छुपकर दोनों तरह से उसे अलग रखती थी। सबसे वरिष्ठ होस्ट हान ताओ उसके प्रति कुछ हद तक सहानुभूति रखती थी, जबकि एक अन्य होस्ट का व्यवहार स्पष्ट रूप से क्रूर था। मनोरंजन जगत के लोग बहुत अवसरवादी होते हैं, वे सभी दूसरों की प्रसिद्धि का फायदा उठाना चाहते हैं। वह मशहूर नहीं थी, इसलिए मेजबानों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और हान ताओ ने शायद युआन पेन और डोंगहुई एंटरटेनमेंट के कारण ही उसका ख्याल रखा। जब मैं मशहूर हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर भी नहीं आऊंगी, उसने सोचा। हालांकि इस समय वह केवल सबकी शरारतों को सहन कर सकती थी। किसी भी गलत उत्तर के परिणामस्वरूप उसके सिर पर पानी से भरा एक बर्तन उंडेल दिया जाता था, जिससे उसका चेहरा और सिर पूरी तरह भीग जाता था। सारे सवाल व्यक्तिपरक थे, सही और गलत की परिभाषा दूसरे पक्ष के हाथ में थी। अगर वे आपको छोड़ देना चाहते तो आपको कष्ट नहीं सहना पड़ता, लेकिन अगर वे आपको परेशान करना चाहते, जैसा कि अभी हो रहा है, तो एक के बाद एक बेसिन से पानी बरसता, उसके कपड़े पूरी तरह भीग जाते और उसका मेकअप लगभग पूरी तरह फैल जाता। वह बेहद शर्मिंदा दिखती, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब उस पर हंस रहे हों। उसे पहले कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। इन लोगों ने उसकी गरिमा को चूर चूर कर दिया था और उसे कृतज्ञता दिखानी पड़ रही थी।
इस क्षण वह चाहती थी कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाए। उसे अचानक युआन पेन की कही बात याद आ गई। अगर तुम मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहती हो तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, अन्यथा अभी छोड़ देना ही बेहतर होगा। किस प्रकार की मानसिक तैयारी? उपहास, अपमान और तिरस्कार के लिए तैयार रहना। क्या उसने यूं ही हार मान ली थी? नहीं, वह बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली थी। उसे मशहूर होना ही था, इतनी मशहूर कि ये पाखंडी लोग उसे कम आंकने पर पछताएं। उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ कि मनोरंजन उद्योग से ज्यादा क्रूर और निर्दयी कोई जगह नहीं है। चाहे वह मन ही मन उनसे कितनी भी नफरत करती हो, फिर भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उस दुबली पतली दिखने वाली लड़की को देखकर लोगों के मन में अंतरात्मा की पीड़ा जाग उठती थी। अंत में हान ताओ ने हस्तक्षेप करके इसे रोका और उसे अगले सेगमेंट के लिए कपड़े बदलने की अनुमति दी। स्टेज के पीछे आहनिंग ने उसे साफ कपड़े देते हुए कहा, चेंग चेंग, तुम्हारा सारा मेकअप उतर गया है। जू चेंग चेंग जल्दी से आईने के पास गई और देखा कि उसके बाल गीले होकर चेहरे से चिपक गए हैं। मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक सब फैल गए हैं। चेहरा गंदा लग रहा है। मेकअप के बिना उसका चेहरा बारिश के बाद मशरूम की तरह धब्बों से भरा हुआ था और चेहरे की खामियों को छुपाने के लिए कोई लंटें भी नहीं थीं, जिससे उसका साधारण रूप सामने आ रहा था। भीड़ में एक और चेहरा जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जब उसने सोचा कि वह कैमरे पर इस हालत में कैसे दिखाई दी, तो जू चेंग चेंग इतनी गुस्से में थी कि वह किसी का खून कर देना चाहती थी और आहनिंग उसे चिंता से देख रही थी। चेंग चेंग, क्या हुआ? जू चेंग चेंग ने गहरी सांस ली और अपनी परछाई को देखकर मुस्कुराए। कुछ नहीं, मुझे अचानक कुछ समझ आ गया। इतना कहकर उसने कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चली गई। उसे अचानक याद आया कि कैसे उसने पहले गपशप मंचों पर देखा था और किसी ने गुमनाम रहकर मशहूर हस्तियों के बारे में अफवाहें फैलाई थीं। उस समय किसी ने खुलासा किया था कि तियान तियान ने सफलता पाने के लिए शारीरिक संबंध बनाए थे, अन्यथा वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। कई तरह के अनुमान लगाए गए, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकला और जैसे ही यह मामला गरमाया, तियान तियान ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा मिला और वह पोस्ट हटा दी गई। तियान तियान देश में बेहद लोकप्रिय थी और व्यापक रूप से जानी जाती थी। उनके वफादार प्रशंसकों का एक बड़ा समूह था और पिछले कुछ वर्षों में उनके नाम पर बहुत कम विवाद हुए थे। जू चेंग चेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसे आखिरकार समझ आ गया था कि तियान तियान उसे क्यों बहिष्कृत कर रही थी। तियान तियान शुरू में डोंगहुई एंटरटेनमेंट के तहत एक अनुबंधित मॉडल थीं, जिनकी उपस्थिति न के बराबर थी, और व्यापक प्रचार के बाद ही उन्होंने इस वैरायटी शो में होस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और प्रसिद्धि हासिल करने लगीं। उस समय सबसे प्रचलित अफवाह ये थी कि तियान तियान का गुवान डोंगहुई के साथ संबंध था, जिसके कारण वह इतनी जल्दी मशहूर हो गई। लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि तियान तियान दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं थी और उसे उसके वैरायटी शो के हुनर ने पहचान दिलाई थी, जबकि गुवान डोंगहुई खूबसूरत लड़कियों को पसंद करने के लिए जाने जाते थे। इसलिए व्यापक रूप से फैलने के बावजूद बहुत कम लोग इस पर यकीन कर पाए। लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार तियान तियान का गुवान डोंगहुई से कुछ न कुछ संबंध जरूर था और अब वह डोंगहुई एंटरटेनमेंट के तहत एक कलाकार के रूप में काम कर रही थी। गुवान डोंगहुई के सामान्य व्यवहार को देखते हुए ये बहुत संभव था कि उसकी नज़र तियान तियान पर थी और यही कारण था कि तियान तियान उसके प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण थी। जू चेंग चेंग को पूरा यकीन था कि उसने सही अनुमान लगाया है, ऐसा ही होना चाहिए। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मेजबानों ने मेहमानों को टीवी में आमंत्रित किया, लेकिन जू चेंग चेंग ने अस्वस्थ महसूस करने और जल्दी जाने की इच्छा का हवाला देते हुए खुद को अनुपस्थित बताया। मशहूर होने से पहले ही नखरे दिखाने की सोच रहे हैं आजकल के नौजवान, छी छी। तियान तियान ने अपनी ऊंची हील की आवाज निकाली और पीछे मुड़े बिना चली गई। बाकी लोगों ने उधर देखा और उन्हें लगा कि तियान तियान सही कह रही थी, इस लड़की को व्यवहार करने का तरीका नहीं पता था। अध्याय 655 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _4। जू चेंग चेंग के गाल लाल हो रहे थे और अगर वह नहीं जाती तो क्या इससे उसके नखरेबाज होने की अफवाहें पुख्ता नहीं हो जाती। मनोरंजन जगत में अभी उसकी स्थिति मजबूत नहीं है, ऐसे में इस तरह की गपशप उसके भविष्य के रास्ते को मुश्किल बना सकती है। जू चेंग चेंग ने मन ही मन दांत पीसे। तियान तियान जानबूझकर उसके लिए जाल बिछा रही थी और चेंग चेंग उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी। उसे जाना ही था, बिल्कुल। निजी कमरे में पहुंचने पर लोग गा रहे थे और कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिससे वह कोने में अकेली बैठी हुई अलग थलग सी लग रही थी।
तियान तियान स्क्रीन के सामने खड़ी होकर थोड़ी उदासी और मायूसी के साथ लव सॉन्ग फॉर सिंगल्स गा रही थी। चमकीली रोशनी में ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर आंसुओं की एक लकीर सी दौड़ गई हो। जू चेनचेन एक पल के लिए रुका और उसने उन अन्य लोगों की ओर देखा जो उदासीन प्रतीत हो रहे थे और अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त थे। अंतिम पंक्ति गाने के बाद तियान तियान ने अचानक अपने छोटे बालों को बड़े ही सलीके से लहराया। उसने अपना सिर जू चेनचेन की ओर घुमाते हुए कहा, श्रीमती जू ने गायन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसलिए आज रात हम सभी कानों को एक मधुर संगीत का आनंद दे सकते हैं। कैसी रहेंगी श्रीमती जू, क्या आप एक गाना गाएंगी? जू चेनचेन ने सहज रूप से मना करना चाहा, लेकिन इसके बजाय वह खड़ी हो गई और बोली, आज्ञा पालन ही सबसे अच्छी नीति है। बहन तियान तियान, आप क्या सुनना चाहेंगी? लड़की की प्यारी मुस्कान को देखकर तियान तियान ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी बाहें मोड़ी और सोफे पर बैठ गई। फिश लियोन की द थर्ड पार्टी। कुछ क्षणों के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने जू चेनचेन की ओर देखा और फिर बेपरवाही से अपनी निगाहें फेर लीं। जू चेनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अच्छा नहीं गाती हूं तो वरिष्ठों को बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद उसने प्लेलिस्ट में वह गाना ढूंढ लिया और जैसे ही गाने का इंट्रो बजना शुरू हुआ, उसने माइक्रोफोन लिया और पहली पंक्ति गा दी। हालांकि जू चेनचेन की गायन प्रतिभा किसी दिग्गज गायिका से तुलना करने लायक नहीं हो सकती, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गहरी भावनाएं थीं, जो अपने पति द्वारा धोखा दी गई महिला की निराशा और उदासी को पूरी तरह से व्यक्त करती थीं। तियान तियान सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, बाहें क्रॉस की हुई थीं, उसकी निगाहें मंच पर टिमटिमाती रोशनी के बीच धुंधली सी दिख रही दुबली पतली आकृति पर टिकी हुई थीं। गाना खत्म होने पर किसी ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं। एक अन्य व्यक्ति ने ताली बजाने वाले को खींचकर कम बोलने का सुझाव दिया। उस व्यक्ति ने अपनी नाक को छुआ और थोड़ा शर्मिंदा सा दिखाई दिया। जू चेनचेन मुस्कुराए और बोली, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, वरिष्ठ जन। इसके बाद जू वेईवेई ने चेनचेन को लगातार एक के बाद एक ड्रिंक पिलाए और उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार जू चेनचेन को भी मजबूरी में पीना पड़ा और अपनी अच्छी शराब सहनशीलता के कारण वह नशे में नहीं हुई, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जू वेईवेई भी लड़खड़ा गई। हान ताओ ने बियर डालना बंद कर दिया, बस करो, वह एक युवती है, तुम उसे इतना कैसे पिला सकते हो कि वह पूरी तरह से नशे में धुत हो जाए? जू वेईवेई ने डकार लेते हुए कहा, भाई हम तो बस मजे कर रहे हैं। ऐसे अच्छे शराबी से मिलना अक्सर नहीं होता, आज तो जी भर के पीना चाहिए। जू वेईवेई और तियान तियान की घनिष्ठता को देखते हुए ये स्पष्ट था कि चेनचेन के कार्यों के पीछे तियान तियान का ही निर्देश था। चेनचेन उनसे सीधे तौर पर भिड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह उनके साथ शराब पीने के खेल में शामिल हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जू वेईवेई नशे में धुत होकर टेबल के नीचे गिर गई। किसी को भी उसकी सहनशीलता की इतनी जबरदस्त क्षमता की उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि पीने के घड़े के रूप में मशहूर जू वेईवेई भी उसे शराब पीने में हरा नहीं सकती थी। तियान तियान मुस्कुराए और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस जू इतनी अच्छी तरह से शराब पचा पाएंगी। चेनचेन ने शर्माते हुए मुस्कुराया, उसके गाल गुलाबी और मनमोहक रूप से दमक रहे थे। तियान तियान ने हल्की सी नाक सिकोड़ी और उठ खड़ी हुई, मैं शौचालय जा रही हूँ। बोलते बोलते वह कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर पहले बहुत जल्दी शराब पी लेने के कारण चेनचेन के पेट में तेज दर्द होने लगा। माफी मांगते हुए उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर भाग गई। टेलीविजन स्टेशन के निकट होने और मशहूर हस्तियों के अक्सर आने जाने के कारण इसके टीवी में बेहतरीन गोपनीयता थी। जू चेनचेन धुंधले गलियारे से नीचे चल रही थी और शौचालय की ओर मुड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र पॉलिश किए हुए पीतल के खंभे में एक प्रतिबिंब पर पड़ी और वह अचानक रुक गई। एक महिला दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और उसने अपने पैर एक पुरुष की कमर के चारों ओर लपेट रखे थे। वह उसे जोश और उमंग से चूम रही थी। वह महिला तियान तियान थी और वह पुरुष जू चेनचेन ने अपना मुंह ढक लिया। हालांकि वह सिर्फ एक धुंधली सी परछाई थी, फिर भी उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। डोंगहुई एंटरटेनमेंट के सीईओ गुवान डोंगहुई। तो वे सचमुच एक दूसरे के साथ संबंध में थे। चेनचेन के पहले के सभी संदेह सही साबित हुए। ये नीच महिला, जो बाहरी तौर पर इतनी नेक और पवित्र दिखती थी, असल में निजी जीवन में इतनी चरित्रहीन थी। उसने वापस उसी रास्ते से लौटने का फैसला किया, तभी अचानक उसे तियान तियान की आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि किसी को भी लुभा सकती थी। कंपनी की एक आगामी ड्रामा परियोजना है और स्वाभाविक रूप से हमें कुछ निवेशकों को लाने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया।
तो मुझे बताओ, ये नाटक किस लोमड़ी के लिए तैयार किया गया है? तियान तियान की आवाज शिकायत से भरी थी, लेकिन इस तरह से कि वह आदमी उससे मुंह न मोड़ ले। ये सब बकवास है। यह एक बड़ा निवेश है। हम शीर्ष स्तर के अभिनेताओं को काम पर रखने की बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 1 या 2 महिला एन भूमिकाएं ही शामिल कर पाएंगे। अध्याय 656, 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _ 5। उनकी बातों से साफ था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका रिश्ता काफी पुराना हो, लेकिन क्या ये नहीं कहा जाता कि गुवान डोंगहुई को सिर्फ खूबसूरत लड़कियां ही पसंद हैं? तियान तियान बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, तो गुवान डोंगहुई को उसमें क्या दिखता है? आपकी कंपनी ने फिर से नए लोगों को भर्ती किया है। तियान तियान दिखने में भले ही उतनी आकर्षक ना हो, लेकिन उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। खैर, एक मेजबान के लिए ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि वह बोलने में माहिर है। क्या तुमने उसे देखा है? उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आज शो रिकॉर्ड करने आई थी। तुम्हारा स्वाद सचमुच दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इस तरह की चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि वह काफी चालाक है, मुश्किलों में भी मुस्कुराने की क्षमता रखती है। हाँ हाँ, आजकल लड़कियां तरक्की के लिए बहुत कुछ सह सकती हैं। जू चेंगचेंग ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह दूसरों के बारे में राय बनाने से पहले खुद अपनी परछाई भी नहीं देखती, तो उसे मेरे बारे में बोलने का क्या हक है? आपको कम से कम युआन पेन को कुछ सम्मान तो देना चाहिए। उनके अगले स्टेशन प्रमुख बनने की संभावना लगभग 70% है। बेहतर होगा कि अभी से ही उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया जाए ताकि भविष्य आसान हो सके। आप कह रहे हैं कि वह युआन पेन के साथ हो सकती है? तुम बेवजह सोच रहे हो। मुझे जो अंदरूनी जानकारी मिली है, उसके अनुसार जब वह छोटी थी तब उसे युआन पेन के शो में आना था, लेकिन उसकी जगह किसी और लड़की को ले लिया गया। युआन पेन को उस लड़की के लिए हमेशा से बुरा लगता रहा है और तब से वह उसका खास ख्याल रखता है। युआन पेन का स्वभाव ऐसा है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। जगह ले ली। थोड़ा सोच विचार करने पर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कौन है। उस समय युआन पेन के शो में आने वाली इकलौती शौकिया लड़की कोई और नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर आइडल जी यून्या थी। टीवी स्टेशन के अंदर हर कोई जी यून्या से परिचित था। हाँ, अफसोस करने की क्या बात है। अगर वो उस समय शो में होती भी, तो क्या वो अपनी सफलता की गारंटी दे पाती? युआन पेन बेवकूफ नहीं है। जी यून्या उससे 10,000 गुना बेहतर है। सिर्फ एक बेवकूफ ही जी यून्या के बजाय युआन पेन को चुनेगा। तियान तियान ने व्यंग्य करते हुए कहा। जू चेंगचेंग की आंखें काली पड़ गईं। जी यून्या की बात करें तो गुवान डोंगहुई ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे वो लड़की पसंद है। जब उसने पहली बार उसकी तस्वीर देखी तो वह दंग रह गया। महिलाओं के साथ अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वह वाकई बेहद खूबसूरत थी। अगर वह उसके आकर्षण का आनंद नहीं ले पाता तो क्या यह उसके लिए जीवन भर का पछतावा नहीं होता? तियान तियान ने उसे तिरछी नजर से देखा। अपनी छेड़छाड़ में ज्यादा मत बह जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से फूल चुनने हैं और कौन से नहीं। उसके पिता जियांगजू के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्हें नाराज करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? तो क्या हुआ अगर वो अमीर है? अगर मैं उसकी कुछ नग्न तस्वीरें ले लूं, तो क्या आपको लगता है कि वो हंगामा करने की हिम्मत करेगी? फिर से इन्हीं हथकंडों का सहारा ले रहे हो? क्या तुम थोड़ा बदलाव नहीं कर सकते? रणनीतियों की मात्रा मायने नहीं रखती। जब तक वे प्रभावी हैं तब तक वे अच्छी हैं। तियान तियान की निगाहें इधर उधर घूमीं। मुझे एक नई कार चाहिए। तुम्हारी पसंदीदा कार ऑडी Q7 मैंने तुम्हारे लिए पहले ही खरीद ली है। तियान तियान ने उसका चेहरा गले लगाया और उसे चूमा। पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तियान तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी यून्या कुछ दिनों में एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए टीवी स्टेशन आ रही हैं। मैं उन्हें लुभाने का मौका ढूंढ लूंगी और आप भी इस मौके का फायदा उठा लेना, लेकिन याद रखना दूसरों को मौका मत देना। बात खत्म करने के बाद उसने उसकी तरफ देखा और कहा, जू चेंगचेंग के बारे में क्या? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई बुरी नजर नहीं है। उस आदमी ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, इसे खाना तो बेस्वाद है, लेकिन फेंकना अफसोस की बात है। देखते हैं क्या होता है। विशेषकर जी यून्या के आने के बाद से जू चेंगचेंग और भी अधिक अप्रासंगिक हो गया है। मुझे उस लड़की पर सचमुच तरस आता है जिसे तुम्हारे जैसे दरिंदे का शिकार बनना पड़ा। वह आदमी आगे की ओर झुका। उसकी भौहें और आंखें शरारती ढंग से आकर्षक थीं। ये जानवर, क्या तुम्हें ये पसंद है?
जू चेंगचेंग ने अपने दांत पीसे और चुपचाप पीछे हट गई। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाए। जी यून्या, तुम बहुत खूबसूरत हो, यही तुम्हारा मूल पाप है। ऐसे नीच इंसान का ध्यान आकर्षित करके तुम्हें वही मिला है जिसकी तुम हकदार हो। जब पूरी दुनिया को तुम्हारे अयाशी भरे स्वभाव के बारे में पता चलेगा, तब एक आदर्श राष्ट्रीय देवी और युवा आदर्श के रूप में तुम्हारी छवि धूमिल हो जाएगी। कांग जिनेक्सियन का वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य होगा। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। सभी द्वारा तिरस्कृत एक शाश्वत दुर्गंध छोड़कर इस तरह का अंत ही मेरे दिल में व्याप्त घृणा को शांत करेगा। जू चेंगचेंग निजी कमरे में लौट आए और कुछ ही देर में तियान तियान भी वापस आ गई। उसके बाल करीने से बॉब कट में कटे हुए थे और उसने बेहतरीन मेकअप किया हुआ था। 30 वर्ष की आयु की होने के बावजूद वह साधारण दिख रही थी, लेकिन उसका व्यवहार तेज और सक्षम था। उसमें एक स्पष्ट रानी जैसी आभा थी। बाहर से ठंडी और अभिमानी दिखने वाली वह लड़की उस भूमिका को बखूबी निभा रही थी। कौन अनुमान लगा सकता था कि वह अभी अभी एक आदमी के साथ मौज मस्ती कर रही थी। उसकी झुकी हुई निगाहों में उपहास का एक संकेत झलक रहा था। उसे दुश्मन मानने के बावजूद वह जी यून्या के खिलाफ गुवान डोंगहुई की साजिश में सक्रिय रूप से मदद क्यों करेगी। ऊपर से वह तो बस एक ऐसी महिला थी जिसमें गुवान डोंगहुई ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। उनके बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। यह महिला सचमुच विरोधाभासी थी। सच तो यह है कि इसका केवल एक ही कारण था। ये सब गुवान डोंगहुई के पास मौजूद पैसों के लिए किया गया था। उसने गुवान डोंगहुई को पति कहकर पुकारा। क्या सच में उनकी शादी हो चुकी थी? लेकिन अफवाहें तो यही कहती हैं कि गुवान डोंगहुई की पत्नी है। भला वो तियान तियान कैसे हो सकती है? लगता है कि ये उनके बीच का निजी रिश्ता है। सच में शर्मनाक। फिर भी उसे गुवान डोंगहुई की पत्नी के लिए सहानुभूति महसूस हुई। अध्याय 657 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _6। लेकिन इनमें से किसी भी बात का उसे कोई महत्व नहीं था। जी यून्या के भविष्य में मिलने वाले प्रतिशोध के विचार मात्र से ही वह उत्साह से भर जाती थी। बाद में तियान तियान मानो उसके अस्तित्व को ही भूल गई और उसे जानबूझकर निशाना बनाना बंद कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि गुवान डोंगहुई ने अस्थायी रूप से उसमें रुचि खो दी थी, जिससे तियान तियान की उसके प्रति शत्रुता भी कम हो गई। बाय परिवार, मैंने क्या गुनाह किए हैं? मेरी निर्दोष बेटी अचानक से मुकदमे में कैसे फंस गई, वो भी हत्या के आरोप में? बाय शियांग शियांग हत्यारा हो ही नहीं सकती। ये सरासर अन्याय है। मैं याचिका दायर करूंगी। मुझे उसे बेगुनाह साबित करना ही होगा। गु चुनरोग गुस्से में चिल्लाए। बाय लुन इस मामले में कई बार पुलिस स्टेशन गई और जान पहचान के लिए पैसे भी खर्च किए, लेकिन मामला एक जान से जुड़ा था। पुलिस द्वारा सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद मामले को अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। कहा गया कि मृतक के शरीर पर बाय शियांग शियांग के उंगलियों के निशान मिले थे और उसकी अपनी गवाही और गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते थे। शव बाय परिवार की पिछली झील में मिला था और सभी सबूत बाय शियांग शियांग की ओर इशारा कर रहे थे। मामले को पलटना नामुमकिन लग रहा था। अब जब उसे न्यायिक अधिकारियों के पास स्थानांतरित कर दिया गया था, तो वह उससे मिलने भी नहीं जा सकता था। रोने से क्या फायदा? अगर तुम रोओगी तो क्या शियांग शियांग ठीक रहेगी? बाय लुन ने अधीरता से कहा। चलो श्री पेई के पास चलते हैं। श्री पेई बहुत शक्तिशाली हैं। वे निश्चित रूप से शियांग शियांग को बचा लेंगे। गु चुनरोग अचानक चमक उठी, मानो उसे जीवनरक्षक तिनका मिल गया हो। क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शियांग शियांग की बदकिस्मती के पीछे असली दोषी वही है? उसी ने झूठी गवाही दी थी। इससे शियांग शियांग के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा और उसके खिलाफ आरोप और पुख्ता हो गए। तुम उससे क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि शियांग शियांग को और भी ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़े? बाय लुन ने ये जानकारी हासिल करने के लिए कई लोगों से संपर्क किया था। ये कैसे संभव है? एक प्रहार करते हुए गु चुनरोंग ने विरोध किया। श्री पेई हमारी शियांग शियांग को इतना पसंद करते हैं, वह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह अवश्य ही कोई गलतफहमी है। भोले मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पेई किंगहान से मिलने की कोशिश नहीं की? मैं 3 दिन तक उसके घर के बाहर इंतजार करती रही और मुझे उसका चेहरा तक नहीं दिखा। अंत में उसके नौकर ने मुझे 4 शब्द बताए। उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। पेई किंगहान निर्दयी और बेरहम है। अगर तुम उसके सामने मर भी रहे हो और वो कह दे कि तुम्हें नहीं बचाएगा, तो वो तुम्हें नहीं बचाएगा। बाय लुन को अब इतना पछतावा हुआ कि उसका दिल बैठ गया। वो इतना बड़ा भ्रम कैसे पाल सकता था कि पेई किंगहान जैसे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जो बिना पलक झपकाए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है।
सूंघते हुए, अब हमें क्या करना चाहिए? हम शियांग शियांग को मौत के घाट जाते हुए यूं ही नहीं देख सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी प्यारी बेटी, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं झेली। कुछ सोचते हुए गु चुनरोग अचानक बोली, चलो रानरान को ढूंढते हैं। क्या वह निंग परिवार के चौथे स्वामी से शादी नहीं करने वाली है? रानारान के शामिल होने से निंग परिवार निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। जब रानारान घर छोड़कर गई थी तब आपने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अब मदद मांगने के लिए आपके पास कैसा चेहरा बचा है? बाय लून, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हारी बेटी या तुम्हारा स्वाभिमान? बाय लून ने बेबसी से आह भरी, कोई और रास्ता नहीं है। जो होना है होने दो, आखिर मान सम्मान की क्या कीमत है? रानारान हमेशा से शियांग शियांग के प्रति सबसे ज्यादा परवाह करती आई है। वह चुपचाप खड़ी होकर उसे मरते हुए नहीं देखेगी। दुर्भाग्यवश उन्हें बाई रान कहीं नहीं मिली। उसने अपने सारे मोबाइल नंबर बदल दिए थे और उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ रहती है। आखिरकार उन्हें पता चला कि निंग किंगलिन कहाँ काम करता है और उन्होंने हर दिन स्कूल के बाहर निगरानी रखी जब तक कि आखिरकार उन्हें वह मिल नहीं गया। निंग किंगलिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया, लेकिन उनकी विनम्रता देखकर उन्हें याद आया कि आखिर वे रानारान के बड़े भाई और भाभी हैं। वह उन्हें एक कैफे में ले गए और बाई रान को बुलाया। क्या हाल है? मैं व्यस्त हूँ। मुझे अभी भी शादी की तैयारियों में कुछ बदलाव करने जाना है। तुम्हारे बड़े भाई और भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें चले जाने के लिए कह दो। बाई रान ने सीधे फोन काट दिया। निंग किंगलिन ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया और उनकी आंखों में बसी उम्मीद पल भर में टूट गई। गु चुनरोग ने कहा, क्या आप उसे एक बार और फोन कर सकती हैं? इस बार मैं उससे बात करूंगी। मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम अलग हुए थे उससे पहले मैंने रानारान को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। तुम शायद जानबूझकर भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। रानारान के साथ इस जोड़े ने जो किया था उसे देखते हुए निंग किंगलिन तुरंत वहां से जाना चाहती थी। अब मुझे ढूंढने मत आना। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता और रानारान को तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वह उठकर जाने ही वाला था। गु चुनरोग धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी, जिससे कई लोगों ने उंगलियां उठाईं और निंग किंगलिन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? वह जानता था कि अगर लोगों ने इसे देख लिया तो किस तरह की भद्दी अफवाहें फैलेंगी। तुम्हारा बड़ा भाई और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम गलत थे। कृपया हमें एक और मौका दे दो। कभी खुद को सबसे ऊपर समझने वाली महिला अब जमीन पर घुटने टेककर भीख मांग रही थी। निंग किंगलिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा और चली गई, ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। अध्याय 658 162 साजिश रचते हुए दिल में नफरत _7। गु चुनरोग की आखिरकार बायरान से मिलने की इच्छा पूरी हो गई जब उसकी घुटनों के बल बैठी हुई तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की गई। निंग किंगलिन थोड़ा मशहूर था, इसलिए स्कूल में तरह तरह की अप्रिय अफवाहें फैल गईं और स्कूल के अधिकारियों ने उससे इसके असर के प्रति सचेत रहने की बात भी कही। बाई रान गुस्से से आग बबूला होकर बाई परिवार के पास चली गई। जमीन पर घुटने टेककर भीख मांगना, क्या तुम्हें इससे घृणा नहीं होती? अगली बार जब तुम कोई गड़बड़ करना चाहो तो मुझसे भिड़ना। किंगलिन को परेशान मत करना, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम अंजाम भुगत न सको। बाई रान ने गुस्से से चेतावनी दी। इस बार दंपति के कार्यों ने उसे पूरी तरह से डिस्गस्टेड कर दिया था। रानारान, मेरे पास सचमुच कोई और विकल्प नहीं था। मुझसे नाराज मत होना, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। गु चुनरोग ने पहले से कहीं अधिक मधुरता से कहा, मानो सूरज पश्चिम से उग रहा हो। बाई रान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बताओ आखिर तुम कर क्या रहे हो? गु चुनरोग ने बाई शियांग की स्थिति बताने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। अंत में वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैं मानती हूं कि अतीत में मुझसे गलती हुई थी और मैं आपसे माफी मांगती हूं। लेकिन शियांग, तुमने बचपन से ही उससे बहुत प्यार किया है। तुम उसे इस तरह अन्याय होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। तुम पहले से ही निंग परिवार की बहू हो। जब तक निंग परिवार मदद करने को तैयार है, शियांग का सब ठीक हो जाएगा। तो बाई शियांग के साथ कुछ हुआ था। बाई रान एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन गु चुनरोग की बातें सुनकर उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से बोल देती हो, और मेरी अभी तक निंग परिवार में शादी भी नहीं हुई है। अगर हो भी जाती तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने तो तुम सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। बाई शियांग से मेरा क्या संबंध है? मैं उसे क्यों बचाऊं? इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और जाने की तैयारी करने लगी। अचानक गु चुनरोग आगे बढ़ी और उसके पैरों से लिपट गई।
रान, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। शियांग तुम्हारी अपनी भतीजी है। क्या तुम चुपचाप खड़े होकर उसे मरते हुए देख सकती हो? मेरी गलतियों का दोष शियांग पर मत डालो, वह निर्दोष है। बाई रान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, मुझसे दूर हटो। गू चुनरोव कसकर चिपकी रही। बाई रान उसे लात मारने की हिम्मत नहीं कर पाए और ठंडे लहजे में बोली, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें एक ताकतवर समर्थक मिल गया है, तब तुमने हमारी बदकिस्मती पर कितना मजाक उड़ाया था, मुझे आज भी याद है। अब जब हालात बिगड़ गए हैं तो क्यों न तुम अपने उसी ताकतवर समर्थक से चिपकी रहो। मेरे पैर बहुत पतले हैं, तुम टिक नहीं पाओगी। रान, मेरी भाभी को अच्छी तरह पता है कि वह गलत थी। वह पेइकिंगहान, वह तो कृतघ्न और नीच इंसान के सिवा कुछ नहीं है। वह तुम्हारा कौन सा एहसानमंद है? कैसी वफादारी? बाई रान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उस जवाब को सुनकर गू चुनरोग अवाक रह गई। बस करो, मुझे शादी का जोड़ा पहनकर देखना है। मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से किंगलिन को परेशान करते हुए पकड़ा तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। इतना कहकर वह अपनी ऊंची हील वाली सैंडल की आवाज करते हुए चली गई। बाय लुन ने आह भरी, इसे भाग्य पर छोड़ दो। गू चुनरोग ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। अगर तुम मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं दोगे तो मुझसे भी जीने की उम्मीद मत रखना। बाय लुन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? गू चुनरोग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी निर्दयी हो सकती है। क्योंकि तुम निर्दयी हो, इसलिए मुझे अन्याय का दोषी मत ठहराना। अगर मैं शियांग को नहीं बचा सका तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे बेटे को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़े। योजक चिन्ह। बाई परिवार को छोड़कर बाई रान घर की ओर गाड़ी चलाकर चली गई। रास्ते में ही उसे निंग किंगलिन का फोन आया और उसने संक्षेप में स्थिति के बारे में बताया। किंगलिन, बड़ों की शिकायतों में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। शियांग, आखिर वो मेरी भतीजी है। चाहे उसके शब्द कितने भी कठोर क्यों ना हो, वह अपने दिल को कठोर नहीं कर सकी, वह बस दबाव में झुकना नहीं चाहती थी। मैं समझ गया, मैं अभी जिहुआन को ढूंढने जाता हूँ। किंगलिन, धन्यवाद। तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं, क्या हमें अभी भी एक दूसरे के साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत है? फोन रखने के बाद बाई रान अपनी शादी की पोशाक पहनने के लिए जा रही थी, तभी उसे अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई। उसे यूनिया से मिलने जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वह पूरी तरह भूल गई थी। उसने मॉल से कुछ उपहार खरीदे, भाई बहनों के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये जानते हुए कि यून मियाओ को पहेलियां पसंद है, उसने यूनिया के लिए एक बढ़िया पहेली सेट और कुछ प्रीमियम सप्लीमेंट्स खरीदे। इतना करने के बाद वह जी परिवार के हवेली की ओर चल पड़ी। सच कहूं तो अगर यूनिया न होती तो वह उस जगह पर दोबारा कभी कदम रखना नहीं चाहती। जी परिवार का वह हवेलीनुमा घर, जहां उसने अपनी जवानी के एक दशक से अधिक समय को दफनाया था, उसके लिए एक सुनहरे पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने हाल ही में सनसनीखेज तरीके से सामने आए भाई बहनों के बीच के उस विवादास्पद प्रेम त्रिकोण को देखा था। उस समय वह मन ही मन ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाई थी, क्योंकि दोनों बहनों को उनके कर्मों का फल मिल गया था और यून शेन का कुख्यात होना एक संतोषजनक बदला था। यूनिया, वह बच्ची, बुद्धिमान और दुर्जय दोनों थी। वह सही समय का इंतजार कर रही थी, और जब उसने हमला किया तो वह हमेशा घातक था। यूनिया उसे बेहद विरोधाभासी व्यक्तित्व वाली लगी। कांग जिनशियान और उसकी बहन से निपटने के उसके तरीके रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। केवल जानकार ही जानते थे कि वह कितनी खूंखार हो सकती है। फिर भी यही लड़की, जो अपने पिता के खिलाफ साजिश रच सकती थी और दुश्मनों से बेरहमी से निपट सकती थी, एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती थी। उसे बुरा करार देना जबकि उसने दयालुता दिखाई। उसे दयालु कहना गलत है जबकि उसके कृत्य क्रूरता के सिवा कुछ नहीं थे। सचमुच वह लड़की किसी पहेली की तरह रहस्यमय है। बाई रान को लगता था कि वह यूनिया को समझती है, लेकिन वह उसे कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। अध्याय 659 163 जैसे मछली स्वयं पानी पीती है और तापमान का अनुभव करती है। मिस बाई आ गई हैं। आंटी ली बाई रान से अपरिचित नहीं थी। यून परिवार की पूर्व नामात्र की मुखिया और घर की दूसरी महिला होने के नाते बाई रान की घर में उपस्थिति बहुत कम थी। यून शेन और यून शू दोनों ही उसे पसंद नहीं करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए आंटी ली ने बाई रान से ज्यादा संपर्क नहीं रखा था। उनकी धारणा थी कि वह एक शांत और स्वाभिमानी महिला थी।
लेकिन आज इस महिला ने डायोर का हाई फैशन वाला नीले रंग का स्लीवलेस जंपसूट पहना था और पैरों में 10 सेंटीमीटर ऊंची चमकदार काली हील पहनी हुई थी। उसने अपने लंबे बालों को बॉब कट में कटवाया था, चेहरे पर बेहतरीन मेकअप था, होंठ गहरे लाल रंग के थे और वह तेजतर्रार और सक्षम दिख रही थी, साथ ही एक प्रभावशाली शाही आभा बिखेर रही थी। पहले की उसकी खामोशी की तुलना में अब उसकी हर हरकत मोहक रूप से आकर्षक थी, मानो सूरज की रोशनी में खिलने वाला सबसे खूबसूरत बेगोनिया का फूल हो, जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आंटी ली को बाई रान के इस बदलाव पर थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें पता नहीं था कि युन परिवार में शादी करने से पहले बाई रान हमेशा से ऐसी ही थी। युन परिवार ने उसकी सारी उम्मीदों और जोश को दबा दिया था और धीरे धीरे उसकी पुरानी ऊर्जा खत्म हो गई थी। अब उसने खोया हुआ आत्मविश्वास और उत्साह फिर से हासिल कर लिया था। वही जानी पहचानी बाई रान लौट आई थी। जब युनया ने बाई रान को देखा तो उसके होठों के कोने पर मुस्कान और गहरी हो गई। बाई रान जिसे उसने वापसी पर देखा था और जो अब उसके सामने था, वे दो अलग अलग व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। प्यार ही वास्तव में सबसे बेहतरीन सौंदर्य प्रसाधन है। बाई रान ने अपने बैग से एक खूबसूरत निमंत्रण पत्र निकाला और युनया को देते हुए कहा, अगले हफ्ते हुआबिन होटल में शादी में आना और शराब पीना मत भूलना। अगर नहीं आई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। युनया ने निमंत्रण पत्र लिया और उसे खोला। ये निमंत्रण पत्र सचमुच एक कलाकृति था, सुरुचिपूर्ण, सुंदर और उत्सवपूर्ण, जिस पर सोने की नक्काशी मेजबान की भव्यता को दर्शाती थी। अंदर बाई रान और निंग किंगलिन की शादी की तस्वीर थी, जिसमें वे एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे और उनके बीच एक ऐसा स्नेह और स्नेह झलक रहा था जो तस्वीर को जीवंत कर रहा था। नीचे बड़े अक्षरों में दूल्हा दुल्हन के नाम लिखे थे, जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने थे, साथ ही समय और पता स्पष्ट रूप से लिखा था। युनया ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, और इसके क्या परिणाम होंगे। बाई रान ने उसे ध्यान से देखा, उसका चेहरा गुलाबी और उसका मनोबल अच्छा देखकर उसे राहत मिली और उसने धीरे से गुनगुनाया, तुम अपने जीवन में कभी शादी नहीं करोगी। युनया ने गंभीरता से बात करते हुए सिर हिलाया, ये तो वाकई काफी गंभीर लग रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी शादी जल्द हो जाए, मुझे हर हाल में जाना होगा। बाई रान ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, तुम शादी के लिए इतने उत्सुक हो, है ना? क्या तुमने किसी को पसंद कर लिया है? युनया मुस्कुराई और बोली, आंटी बाई की आंखें आज भी उतनी ही तेज हैं। बाई रान ने अपनी आंखें सिकोड़कर धीमी आवाज में पूछा, शर्तें क्या हैं? युनया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे लिए ही बना है। बाई रान हंसते हुए बोली, तुम तो सचमुच बेशर्म हो। जब समय मिले तो उसे मेरे पास ले आना ताकि मैं उसे देख सकूं। युनया ने आह भरी, वह इस समय जियांगजो में नहीं है और मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आ पाएगा। उसके उदास चेहरे को देखकर स्पष्ट था कि वह उस व्यक्ति को दिल से प्यार करती थी। बाई रान कुछ हैरान थी, उसने सोचा था कि युनया सिर्फ मजाक कर रही है या ज्यादा से ज्यादा ये किसी युवा लड़की का प्रेम प्रसंग मात्र है, लेकिन वह वास्तव में उससे प्यार करती थी। उसके मन में भले ही युनया एक युवा लड़की थी, लेकिन उसे भावुक लेकिन उदासीन स्वभाव की होनी चाहिए थी। वह युनया को किसी पुरुष के प्यार में पड़ते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह किस तरह का पुरुष था जिस पर युनया भी पूरी तरह फिदा हो सकती थी? लेकिन फिर भी ये स्वाभाविक ही लग रहा था। युनया चाहे कितनी भी चतुर और सक्षम क्यों न हो, दिल से वह अभी भी 5 या 6 साल की बच्ची ही थी, और उस उम्र में प्यार को लेकर सबसे भोले भाले सपने ही देखे जाते हैं। बाई रान कुछ सलाह देना चाहती थी, लेकिन युनया की साफ और गहरी आंखों को देखकर वह कुछ कह नहीं पाए। युनया को शायद उसकी सलाह की जरूरत नहीं थी, वह सब कुछ इतनी स्पष्टता से समझती थी मानो उसका दिल एक दर्पण हो। इसलिए कभी कभी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से निपटते समय शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी वह ये शब्द सुनना पसंद नहीं करेगी। युनया ने बाई रान की ओर ऐसी निगाहों से देखा जो मानो सब कुछ भेद रही हो, कहीं भी छिपने की जगह न छोड़ते हुए। लगता है आंटी बाई के मन में कुछ चल रहा है। उन आंखों का सामना करते हुए बाई रान अवचेतन रूप से थोड़ी भयभीत हो गई। अचानक कुछ याद आने पर उसने युनया की ओर देखा, मैंने तुम्हें पिछली बार शियांग पर नजर रखने के लिए कहा था, क्या तुमने उसके बाद? युनया ने अनायास ही अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे वास्तव में आंटी बाई को याद दिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बाई रान का दिल जोर से धड़कने लगा, उसे एक अनहोनी का आभास हुआ। शियांग, क्या उसने? युनया ने बाई रान की ओर देखते हुए कहा, मुझे याद है कि आंटी बाई ने बाई परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। क्या आपने भी अपनी भतीजी से सारे संबंध तोड़ लिए हैं? बाई रान लगभग उस निगाह से सीधे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शियांग मुसीबत में फंस गई है।
क्या आपको इसके बारे में पता है? यून या मुस्कुराए, उसकी मुस्कान में थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। हत्या, छी छी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई शियांग शियांग अपनी पतली दुबली बाहों और टांगों के साथ हत्या करने का साहस रखेगी। मैंने हमेशा उसे कम आंका। अध्याय 660, 163 मछली की तरह जो पानी पीती है और अपने आप जान जाती है कि वह ठंडा है या गर्म। अंडस को दो। नहीं, शियांग शियांग किसी को नहीं मारेगी। शियांग शियांग के साथ अन्याय हुआ है। बाई रान ने अनजाने में जवाब दिया। जब शियांग शियांग छोटी थी तो अगर वह किसी चींटी पर पैर रख देती थी तो बहुत देर तक रोती थी। भले ही वह थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन 100 गुना हिम्मत होने पर भी वह किसी को मारने की हिम्मत नहीं करती थी। यूनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और हल्के से हंसते हुए कहा, क्या आंटी बाई ने अपनी आंखों से देखा कि बाई शियांग शियांग ने किसी को नहीं मारा? बाई रान का दम घुट गया। या शायद, क्या आपको आपराधिक पुलिस की जांच पद्धतियों पर भरोसा नहीं है? या फिर कोई और बाई शियांग शियांग को फंसा रहा है? यूनिया की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी हर शब्द बाई रान के दिल पर भारी हथौड़े की तरह लगा, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अविश्वास से यूनिया की ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? यूनिया ने नीचे देखा और अपने नाखूनों को कुरेदने लगा। उसकी पलकों की घुमाव उसकी आंखों की रहस्यमयी गहराई को और भी निखार रही थी। मुझे यहाँ एक सुराग मिला है। शायद आंटी बाई इसे बाई परिवार के बड़ों को बताना चाहें। ये बाई शियांग शियांग के मामले में मददगार साबित हो सकता है। बाई रान यूनिया को देख रही थी। पीड़ित, ये शियाओ शियाओ के लोगों में से एक था। ये शियाओ शियाओ। बाई रान ने काफी सोच विचार करने के बाद याद किया कि यह व्यक्ति कौन था। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये बहुत आसान है, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को मार डाला। यूनिया ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और मुस्कुराया, और बाई रान को वह मुस्कान शैतान की तरह भयानक लगी। तुम? बाई रान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुमने शियांग शियांग को क्यों फंसाया? वह इस बात पर ध्यान नहीं दे सकती थी कि जी यूनिया ने शियांग शियांग को इस तरह कैसे फंसाया कि पुलिस भी इसका पता नहीं लगा सकी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दिखने में खूबसूरत और शालीन लड़की हत्या करने और किसी और को फंसाने के बारे में इतनी सहजता से बात कर सकती है, मानो उसके लिए यह कोई असामान्य बात न हो। कुछ ही क्षण पहले मेयर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाने के लिए उनकी प्रशंसा की थी। पूरा देश उन्हें पूछता था, और यहाँ तक कि युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में सम्मानित किया जाता था। हर कोई उन्हें दया और सुंदरता की साक्षात मूर्ति मानता था, और फिर भी सर्वत्र प्रशंसित ये लड़की अब अपने ही मुंह से यह स्वीकार कर रही थी कि उसने हत्या की है और किसी को फंसाया है। बाई रान ने यूनिया द्वारा किसी की जान बचाने का वीडियो बार बार देखा था। वह जानलेवा स्थिति नकली नहीं हो सकती थी। किसी ने भी इसे पब्लिसिटी स्टंट कहकर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसे माहौल में ये जान जोखिम में डालकर किया गया स्टंट था। एक पल की भी देरी हो जाए तो वह व्यक्ति जिंदा दफन हो सकता था। फुटेज देखने वाले हर किसी का दिल दहल गया होगा। यूनिया की तरह किसी अजनबी के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, ऐसा करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। जब उसे लगा कि यूनिया मूल रूप से दयालु है, तभी उसे एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। यही उसका असली स्वभाव था, अंधकार में दुष्ट और निर्दयी। बाई रान के दिल में डर और भी गहराता चला गया। ये लड़की सचमुच बहुत डरावनी थी, क्योंकि उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। यूनिया ने हल्के से कहा, उसने मेरी नकल करके पेई किंगहान से संपर्क करने की हिम्मत की। बताओ, क्या वह मरने की हकदार है? क्या वह मरने लायक है? एक अस्पष्ट प्रश्न, जो गुप्त रूप से हत्या के इरादे से भरा हुआ था। बाई रान का दिल कांप उठा। शियांग शियांग ने गलती की, बेशक, लेकिन उसकी गलती मौत की सजा के लायक नहीं है। यूनिया, कृपया मेरी खातिर उसे छोड़ दो, बाई रान ने विनती की। बाई आंटी, क्या आपको उस पर दया आती है? क्या आप उससे सहानुभूति रखती हैं? या ये खून के रिश्ते का वह बेतुका बंधन है जो अपना असर दिखा रहा है? यूनिया ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसकी निगाहें बाई रान पर भेदक थीं। बाई रान का गला भर आया और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह मेरी भतीजी ही रहेगी। युन शू मेरी दादी है, और अब वो न तो इंसान है और न ही प्रेत, और कुछ ही दिनों में उनकी सबसे दर्दनाक मौत होगी। युन शेन मेरे अपने पिता हैं, और उनका एक पैर जेल में है। इस जीवन में वो फिर कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। खून के रिश्ते इस दुनिया में सबसे हास्यास्पद चीज हैं, जानते हो। चाहे कोई भी हो, अगर वो मुझे उकसाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। यूनिया की आंखों में एक गहरा काला साया छा गया। सूरज की रोशनी में भी वो भयानक रूप से ठंडी थी, मानो नरक के असुरों ने उन्हें घेर लिया हो। बाई रान ने यूनिया को कभी कम नहीं आंका था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतनी निर्दयी होगी। आंटी बाई, उस तथाकथित हास्यास्पद रिश्तेदारी को छोड़ दीजिए।
कुछ लोग तो अपनी मानवता खो चुके हैं। अगर आप अब भी मनुष्यों की जन्मजात अच्छाई में विश्वास करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखों से देखिए कि आपकी तथाकथित मानवता कितनी बदसूरत हो सकती है। bai रान घबराकर भाग गई, जबकि युन या उसे देखती रही और मन ही मन ताना मारते हुए बोली, मानव स्वभाव कितना हास्यास्पद है। वह सही थी, एक स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी उसका कोमल हृदय होता है। यहां तक कि सबसे निर्दयी स्त्री भी इस कमजोरी पर काबू नहीं पा सकती। bai रान को इसका पछतावा जरूर होगा। bai रान युनिया के नैतिक दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रही थी। यह महिला बेहद भयानक थी, मानो एक शैतान हो। उसने पहले उसका ये खौफनाक रूप क्यों नहीं देखा था? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।